गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात करी है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। अब हम आपको मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के बारे में बताएंगे। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, देखिए समझिए भाई, मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड हमारे पास इनडायरेक्ट है और एक मेथड हमारे पास डायरेक्ट है। डायरेक्ट मेथड और दूसरा हम आपको बता रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर? अब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में क्या फ़र्क है भाई? डायरेक्ट मेथड में तो आपने सीधा स्केल लिया, स्केल से आपने मेज़रमेंट किया, या फिर आपने कोई भी, जैसे कि हम स्केल के अंदर ही हम जैसे स्क्रू गेज लेते हैं, मीटर स्केल लेते हैं, वर्नियर कैलिपर लेते हैं, स्फेरोमीटर लेते हैं, ये सब हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। मैं लिख देता हूँ, एक मैं आपको लिखता हूँ मीटर स्केल, दूसरा मैं लिखता हूँ स्क्रू गेज, और तीसरा मैं आपको लिखता हूँ वर्नियर, एक हम स्फेरोमीटर ले लेते हैं। ये सब हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। क्लियर? अब हम बताते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या क्या आते हैं भाई? इनडायरेक्ट में जैसे कि आप कोई भी स्केल लेकर डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि भाई आपने हाइट ऑफ माउंटेन निकालनी है, आपने डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून बताना है, आपने डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स बताने हैं, तो ये सब इस तरह के जो मेथड्स, ये इस तरह की जो डिस्टेंसेस हैं, तो वो हम डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास काफ़ी सारे और मेथड्स हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ इनडायरेक्ट मेथड के। इनडायरेक्ट मेथड में मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रायंगुलर मेथड आता है, एक आपके पास पैरेलैक्स मेथड आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है भाई, पैरेलैक्स मेथड आएगा, एक आपके पास इंटेंसिटी मेथड आएगा, तो इस तरह से जो भी हम ये मेथड पढ़ेंगे, जो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, तो ये सब जितने भी मेथड्स हैं, ये सब इनडायरेक्ट मेथड हैं। ये सारे के सारे क्या हैं भाई? इनडायरेक्ट मेथड है। और एक रिफ्लेक्शन मेथड आएगा, एक लेज़र मेथड आएगा, रिफ्लेक्शन मेथड है, एक आपके पास लेज़र मेथड आएगा। ये सब हम आपको बताएंगे कि इनडायरेक्ट मेथड क्या है और डायरेक्ट मेथड, और इन मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? एक कोपरनिकस मेथड आएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम इनडायरेक्ट मेथड का जिक्र करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ध्यान से। मैं क्या कहता हूँ भाई, सबसे पहले हम इनडायरेक्ट मेथड ले लेते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड में हम ट्रायंगुलर मेथड ले लेते हैं। सबसे पहला लेते हैं ट्रायंगुलर मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ट्रायंगुलर मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट करनी है, किसी टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो ट्रायंगुलर मेथड कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये एक कोई बिल्डिंग है, ये कोई टावर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ बिल्डिंग। हम देखकर हाइट ऑफ टावर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मैंने कहा कि AB ये एक टावर है, ठीक है, हमने कह दिया कि ये H हाइट है। अब आप ये बहुत ऊंचा टावर है तो, या बहुत ऊंची हाइट की बिल्डिंग है, आप बिना इसका स्केल का यूज किए हुए आप किस तरह से इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे? तो आपने मैथमेटिक्स में भी पहले भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी। हम क्या करते हैं, हम एक C पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। हमने कहा कि हम ग्राउंड पर ये डिस्टेंस तो मेजर कर सकते हैं और इस डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं, हम x कह सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, C पॉइंट लेने के बाद हम A पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे और A पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करेंगे। ये तो हम यहीं C पॉइंट पर खड़े खड़े भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये थीटा फाइंड आउट किया, हम क्या कहेंगे भाई, वी टेक ए पॉइंट C from base B at a distance x। पहला पॉइंट तो यही है कि बेस से x डिस्टेंस दूर हमने एक C पॉइंट ले लिया, एंड टेक एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ले लिया। अब हमने क्या किया भाई, हम सीधा क्या लिखेंगे, वी नो tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज h बाई एक्स। x हमें मालूम है, देन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x tan थीटा। भाई देखो x हमें मालूम है, थीटा हमें मालूम है, हाइट आ गई हमारे पास। तो इस तरह से हम किसी भी बिल्डिंग की हाइट, किसी भी टावर की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। पर मान लीजिए यही ट्रेंगुलर मेथड, इसी का जैसे कि ये ट्रेंगुलर मेथड है, ये तो पहला पार्ट है। अगर दूसरे पार्ट में मैं आपसे ये कह दूं कि भाई आपने हाइट ऑफ माउंटेन निकालना है, क्या निकालना है भाई, हाइट ऑफ माउंटेन। ठीक है, हमने क्या निकालना है भाई, हाइट ऑफ माउंटेन निकालना है, माउंटेन की हाइट निकालनी है। अब आप ट्रेंगुलर मेथड का ही यूज करके निकालेंगे। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल सेकंड ले लेता हूँ, पहला तो फर्स्ट लिया था। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ माउंटेन। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि माउंटेन की हाइट निकालेंगे तो माउंटेन के बेस से कोई भी आप C पॉइंट नहीं ले पाओगे, बेस से आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि हाइट ऑफ माउंटेन, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ये माउंटेन है इस तरह से, ठीक है, ये माउंटेन है। हमने कहा कि ये माउंटेन की हाइट h है, जो कि हमने निकालनी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब आपने ट्रेंगुलर मेथड से इसकी वैल्यू निकालनी है, मेरी बात समझ गए भाई। तो हमने क्या कहा, हम यहाँ पर भी हम कह देते हैं कि ये AB है, हाइट ऑफ माउंटेन। यहाँ पर हमने एक C पॉइंट ले लिया, ठीक है, जो इसके बेस से x डिस्टेंस है और x हमें मालूम नहीं है, x इज़ अननोन। मैं यहीं पर लिख देता हूँ तो आप समझ भी जाओगे, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको मिला दिया और इस पॉइंट को C पॉइंट रख दिया, और C से एक और पॉइंट ले लिया मैंने D, यहाँ पर मैंने D पॉइंट ले लिया और इसको भी मैंने A से मिला दिया। मेरी बात समझ गए भाई, ये एंगल हो गया θ1 और ये एंगल हो गया θ2। मेरी बात समझ गए भाई। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या क्या किया है भाई, मैं आपसे ये बता रहा हूँ। हम यहाँ पर कह देते हैं लेट h बी हाइट ऑफ माउंटेन, हमारे पास जो हाइट ऑफ माउंटेन है वो क्या है,
एच है। अब मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि मैंने सी पॉइंट लिया जो कि बेस से एक्स डिस्टेंस पर है, बट एक्स को तो मैं मेजर कर ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तक तो माउंटेन है। अब इसके अंदर जाकर कैसे मेजर करूँगा मैं, ठीक है ना भाई। तो हमने क्या किया, इसको एक्स मान लिया और मैंने फिर सी से यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, यहाँ पर θ1 नोट किया और यहाँ पर जो है फिर मैं सी से डी पॉइंट पर मूव करके गया और इस डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं, स्मॉल डी से लिख देता हूँ, ठीक है ना भाई। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो ऑन अर्थ है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है, तो ये डिस्टेंस तो मैं मेजर कर सकता हूँ और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन को नोट किया तो वो क्या आ गया, θ2। अब एक बात ध्यान से समझिए, हमने क्या किया, मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल ABC। क्या ले ली भाई हमने, ट्रायंगल ABC। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पर हम tan θ1 निकाल दें भाई। यहाँ tan θ1 निकालेंगे तो h/x हो जाएगा क्योंकि भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ट्रायंगल ABD ले लूँ और मैं यहाँ पर tan θ2 निकालूँ तो क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस क्या हो गया, x + d। बोलो हो गया कि नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को हमने यहाँ से हमें x अननोन है, θ1 θ2 मालूम है, h अननोन है और d नोन है, हम जानते हैं। d तो हमने मेजर किया, x नहीं मेजर किया। हमने इन दोनों को, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन क्या कह दिया, सेकंड कह दिया। अब मैंने क्या किया भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं इनको पलट दूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, कोट θ1 निकाल देता, इससे अच्छा तो मैं x/h हो जाता और यहाँ से कोट θ2 को निकालता तो x + d/h हो जाता। बोलो होता कि नहीं, क्योंकि 1/10 कोट हो जाता है ना, ये हमने पलट दिया। अब देखिए ध्यान से, मैंने इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर दिया तो क्या कहा मैंने, कोट θ2 माइनस कोट θ1 = x + d/h माइनस x/h। क्या आ गया भाई, यहाँ से देखेंगे तो, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो h एलसीएम आ गया, x + d माइनस x हो गया, x से x कट गया। अब देखो ये क्या हो गया भाई, कोट θ2 माइनस कोट θ1 = d/h। हमने तो h निकालना है, d हमें मालूम है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, h = d/कोट θ2 माइनस कोट θ1। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। आ गया हमारे पास आंसर, क्योंकि d तो हमें मालूम था और θ2 θ1 भी मालूम था। तो ये हमारा ट्रायंगुलर मेथड है। क्या है ये हमारा, ट्रायंगुलर मेथड। तो ट्रायंगुलर मेथड से हमने हाइट ऑफ टावर निकाला, ट्रायंगुलर मेथड से हमने हाइट ऑफ माउंटेन निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आपसे पूछा जाएगा कि आप हाइट ऑफ माउंटेन किस मेथड से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करके दिखाइए कर। तो आप कैसे करोगे, जो मेथड हमने बताया। अब मैं आपको अगला मेथड पैरेलैक्स मेथड बता रहा हूँ। पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड के नाम से भी आप समझ सकते हो। ये क्या कहता है कि मतलब अगर आप कहीं पर अपनी पोजीशन को शिफ्ट करके अपनी आँख को साइड वाइज देखकर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करके वैल्यू निकालते हो तो उस मेथड को पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, या मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बताना चाहूँ, इट इज़ द apparent shift in the position of an object, apparent shift in the position of an object with respect to when we shift our eye sidewise। ये ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ,
इस तरह के मेथड में जैसे कि मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ आएगा। मैं आपसे ये कहूँ डिस्टेंस ऑफ मून विद अर्थ, ये निकाल के दिखाओ। मैं पहला ही एग्जांपल लेता हूँ, डिस्टेंस ऑफ मून विद अर्थ कैसे निकालेंगे। तो आपने क्या करना है, जैसे कि भाई ये कहते हैं ये तो हमारी अर्थ है, अर्थ तो स्फेरिकल है, ठीक है। हम कहेंगे कि ये मून है। अब हम क्या करेंगे भाई, जैसे कि ये मून है ना, हमने क्या किया, हम सबसे पहले ए पॉइंट पर आ गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मून को देखेंगे। यहाँ से क्या करेंगे भाई, मून को देखेंगे। यहाँ से देखेंगे तो अगर हम देखेंगे तो हम राइट साइड देखेंगे, यहाँ से देखा जाएगा, यूँ राइट साइड देखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और इस वर्टिकल लाइन के साथ ये एंगल निकालेंगे। हमारा क्या आया, फाई 1 आ गया। लेट हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, फाई 1 एंगल हो गया। अब फाई 1 एंगल होने के साथ साथ मैंने यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, और मैंने क्या देखा, यहाँ पर भी क्या हो गया भाई, फाई 1 एंगल हो गया। फिर मैं अपनी पोजीशन को अर्थ के सरफेस पर शिफ्ट करके इधर लेकर जाता हूँ और अपनी पोजीशन को बी पर बताता हूँ। अगर अब मेरे को मून पर देखना होगा तो देखिए, यहाँ तो मैं कहाँ देख रहा था, राइट साइड देख रहा था। यहाँ से देखूंगा तो मैं कहाँ देखूंगा, मेरे हिसाब से लेफ़्ट साइड देखना पड़ेगा मून को देखने के लिए। तो मतलब अगर मैं यहाँ से देखूंगा बी पॉइंट से, तो ये जो हमारी पोजीशन से देखा जाएगा, तो मैं क्या कहूँगा, लेफ़्ट साइड। बोलो है कि नहीं है। अब मैंने क्या किया, लेफ़्ट साइड देखते हुए यहाँ से एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, यहाँ एंगल नोट किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, यहाँ एंगल कुछ अलग आया, फाई 2 आया। तो हमने देखा ये वर्टिकल लाइन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, फाई 2 हो जाएगा। भाई आपको पता है हम ए से बी तक जो गए हैं, ये डिस्टेंस तो हमें मालूम है भाई, क्योंकि ए से बी तक तो ये डिस्टेंस कहाँ तक है, अर्थ पर है। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि जो मून पर आपने कोई भी पॉइंट पी लिया था, उसको दो अलग अलग जगह से आई साइड वाइज देखा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शिफ्ट आवर आई साइड वाइज, मतलब एक बार तो हमें लेफ़्ट की तरफ देखना है, एक तरफ हमें राइट की तरफ देखना है, एक तरफ जाकर, एक पॉइंट पर जाकर। समझ आ गया। और उससे फिर हमने एंगल नोट करना है। और एंगल कहाँ से नोट करना है कि ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल, क्योंकि मून से भी हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इनके बीच में फिर हमें एंगल लेना है। मेरी बात समझ आ गई। तो हमारे पास एक इस तरह की ट्रायंगल बन जाएगी। समझ आ गया। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ए से बी तक की डिस्टेंस हमें मालूम है, ए से बी तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल बी लिख सकते हैं। ये एंगल हमें मालूम है, ये एंगल कितना हो गया, फाई 1 प्लस फाई 2। देखिए दोनों का टोटल एंगल फाई 1 प्लस फाई 2 हो गया। ये हमारे पास पी पॉइंट है जो मून पर है, ये अर्थ पर है। बोलो हो गए कि नहीं। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। क्या बन गई भाई, हमारे पास एक ट्रायंगल। अब हम मान लीजिए ये कहें ये थीटा है, ये क्या बनेगी, आर्क बनेगी ये हमारे पास। बोलो बनेगी या नहीं। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हेयर फाई 1 प्लस फाई 2 इज एंगल एंड ए बी एज एन आर्क। then AP और BP is radius। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई। जब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ये तो एंगल हो गया, ये आर्क हो गई, ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। ध्यान से देखो। देन AP और BP इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ।
बोलो हो गई कि नहीं। हमें तो ए बी ये रेडियस चाहिए भाई, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आर्क अपॉन एंगल। हमारे हिसाब से तो यही होता है, क्योंकि हम लिखेंगे आगे फिर रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल। आर्क हमारे पास क्या है, ए बी लेंथ हमें मालूम है, एंगल हमारे पास क्या है, फाई 1 प्लस फाई 2। बोलो हो गया कि नहीं। तो ये हमारे पास पैरेलैक्टिक एंगल, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, पैरेलैक्टिक एंगल, पैरेलैक्टिक एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इस एंगल को फाइंड आउट किया है। समझ आ गया होगा भाई। तो हमारे पास फाई 1 फाई 2 भी है, और ए बी ये अर्थ सरफेस पर जो डिस्टेंस है ये भी है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। जैसे मान लीजिए आपसे ये तो दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे क्या कह दिया जाए, डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार, ये कह दिया जाए। सेम प्रोसेस है, मेरी बात समझ गए कि नहीं। देखिए आपसे मान लीजिए ये कह दिया जाता है कि नियर बाई स्टार की डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो फाइंड आउट कर देते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई स्टार बाई पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड से आपने नियर बाई स्टार की वैल्यू फाइंड आउट, नियर बाई स्टार से जो डिस्टेंस है अर्थ की वो फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए इसमें भी सेम मेथड है। तो अब देखिए इसी का ये जो मेथड है, इसमें मैं ये कहता हूँ कि भाई अर्थ की शेप कैसी है, एलिप्टिकल है। मैंने कहा ये हमने अर्थ बना दी भाई, ये क्या है, अर्थ। मैंने कहा कि यहाँ से ये जो पॉइंट है एन, यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ पर क्या है, एक स्टार है। क्लियर। इसको मैंने कह दिया कि अर्थ से डी डिस्टेंस पर है, जो हमने फाइंड आउट करनी है। मेरी बात समझ गए। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं एक दूसरा स्टार ले लेता हूँ, ठीक है। मैं स्टार यहाँ पर ले लेता हूँ S1, जो कि इस पॉइंट से ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, चलो S ले लेता हूँ, क्लियर। मैं ये कह देता हूँ लेट S be a star which is far off, मतलब ये बहुत ज़्यादा दूर है, एंड whose डायरेक्शन एंड पोजीशन, यहाँ पर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इज फिक्स्ड। जो ये स्टार लिया है ना, इसकी डायरेक्शन और पोजीशन क्या है, फिक्स है फॉर ऑल पोजीशन ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ की पोजीशन बदल रही है। तो अर्थ की पोजीशन के हिसाब से इसके बीच की डिस्टेंस और इसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगी। ये अर्थ कैसे भी घूम जाए, हमें उससे लेना देना नहीं है। पर हमने ये कह दिया कि इसकी डायरेक्शन और इसकी पोजीशन, मतलब अर्थ से इसकी डिस्टेंस और अर्थ से इस स्टार को देखने का जो एंगल है, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी ऑफ अर्थ्स ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन ये बता दिया। जो इसका ऑर्बिटल मोशन है ना, उससे इसकी क्या रहेगी, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों की दोनों फिक्स रहेगी। अब आपने क्या किया, आपने ए पॉइंट लिया, यहाँ से आपने एक डायरेक्शन बनाई डॉट डॉट करके अर्थ के साथ, आपने एक डायरेक्शन बना दी भैया। अब हमने क्या कहा कि जो ये न्यूट्रॉन स्टार है ना, इसको मिलाया और इनके बीच में आपने कोई एक एंगल नोट किया, जिसको आपने θ1 बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपने डिस्टेंस d बोला था, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं क्योंकि ये गैप बहुत कम है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। अब उसके बाद हम ये कहेंगे
कि आपने ए से पोजीशन, मैं ये कहता हूँ वी नोट θ1 एंगल एट पोजीशन ए। फिर हम क्या कहेंगे, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ये पोजीशन घूम के तो यहाँ पहुँच जाएगी ना, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। अगर अब हम इसी स्टार को देखेंगे तो भाई इसके बीच के डिस्टेंस और डायरेक्शन तो बदलेगी नहीं बदलेगी भाई। ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये हमने एक ऐसा स्टार ले लिया जिससे इसके डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगी। तो हमने अब इसको नोट किया और इनके बीच का एंगल नोट किया, तो अब की बार एंगल θ2 आया। अगर ये एंगल θ2 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर θ2 आ जाएगा। अब ये तो हमें मालूम ही है भाई, बोलो मालूम है या नहीं, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें तो डी निकालना है ना, ए बी डिस्टेंस हमें मालूम है, तो हम क्या कर देंगे भाई, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई बाय पैरेलक्स मेथड। बाय पैरेलक्स मेथड भाई रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल, और एंगल क्या है आपके पास θ1 प्लस θ2, सीधा लिख दिया हमने, ये फाइंड आउट कर दिया हमने, क्योंकि θ1 प्लस θ2 हमारे पास एंगल हो गए, और जो ए बी है ये हमारे अर्थ का डायामीटर हो गया। यहाँ पर लिख सकते हो अर्थ डायामीटर, बोलो हो गया कि नहीं, अर्थ का डायामीटर, और θ1 प्लस θ2 हमारे पास पैरेलैक्टिक एंगल हो गए, वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो इस तरह हमारे पास ये मेथड है भाई, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक और बता देता हूँ भाई, मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि इंटेंसिटी मेथड बताइए क्या है। अगला जो मेथड है वो क्या है हमारे पास, इंटेंसिटी मेथड है। इंटेंसिटी के लिए एक रूल होता है, इंटेंसिटी मेथड, ठीक है। अब इंटेंसिटी मेथड के अंदर हमारे पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता है जिसके अंदर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी यूज होता है। हम लिखेंगे इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड it is based on inverse square law, इनवर्स स्क्वायर किस पर डिपेंड करता है भाई, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता है। मीन्स हम क्या कहेंगे भाई, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन एट ए पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट। ये रूल होता है जो कि हमने पढ़ना है। मेरी बात समझ गए भाई, क्या कहेंगे हम, इंटेंसिटी of illumination at a point is inversely proportional to the स्क्वायर ऑफ, इनवर्स स्क्वायर लॉ का तो मतलब आप समझते ही होंगे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। मतलब आप क्या कहोगे, मान लीजिए आपके पास कोई सोर्स है, दैट इज I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर। दूसरा सोर्स है I2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर। दो अलग अलग जगह पर जो आपने अलग अलग डिस्टेंस लिए हैं, उन दोनों की अलग अलग इंटेंसिटी को आपने नोट किया है। हियर आप कह सकते हो I1 एंड I2
are two different intensities not at two different distances, दो अलग अलग डिस्टेंस पर आपने दो अलग अलग इंटेंसिटी नोट की, दोनों को डिवाइड कर दिया तो I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा भाई, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या कर देंगे, हमने R1 निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, R2 इंटू अंडर रूट ऑफ R1 इज इक्वल टू R2 इंटू अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन I1। करके देख, इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्स की मतलब जो बहुत ज़्यादा दूर है, दैट इज़ 100 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है, उनके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हम दो अलग अलग स्टार ले लेंगे, एक स्टार की इंटेंसिटी को I1 मान लेंगे, दूसरे की इंटेंसिटी को I2 मान लेंगे। ठीक है, I1 I2 हमने नोट कर लिया। एक जो सबसे नज़दीक स्टार है उसकी डिस्टेंस हमें मालूम है, R2 मालूम है, R1 निकालना है तो हम R1 आराम से निकाल सकते हैं। समझ आ गया भाई। इसी तरह से हमारे पास एक कोपरनिक्स मेथड भी आता है भाई, वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए अगला जो हम पढ़ रहे हैं ये कोपरनिक्स मेथड है। इसमें क्या होता है, ये जैसे कि आपसे ये कहा जाए कि भाई हम क्या करते हैं कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस मालूम है, अर्थ से स्टार के बीच की डिस्टेंस, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस निकाल दी। अब आपसे कोई ये कहे कि किसी और प्लेनेट और सन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास कोपरनिक्स मेथड आ गया। क्या है इसमें, जैसे मैंने कहा ये सन है, ठीक है, हमें पता है हर एक प्लेनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए मैंने कहा कि ये किसी प्लेनेट का ऑर्बिट है, क्लियर। अब हमें पता है कि अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, हो गया। हमने कहा कि भाई अर्थ इस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है, मेरी बात समझ गए। अब आपसे ये पूछा गया है कि इस प्लेनेट और सन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसको RPS बोल देता हूँ। डिस्टेंस R हो गई, P का मतलब प्लेनेट और S का मतलब सन। अब हमें ये पता है कि ये क्या है, RES, अर्थ और सन के बीच में जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पढ़ा हुआ है ये तो हमने, ये तो हमें मालूम भी है। आपसे ये पूछा गया है कि RPS निकालना है। कोपरनिक्स मेथड में क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सन। ये प्लेनेट ऑर्बिट है, ये अर्थ है, समझ आ गया। और बीच में तो सन हमने लिख ही दिया। अब मैंने क्या कहा कि मैंने जो ये सर्किल आ रहा है ना, इसको मैंने अर्थ से मैच किया तो ये एक टेंजेंट बन रहा था, तो ये एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री। भाई ये तो टेंजेंट हो गया ना अर्थ के, ये ऑर्बिट के सरफेस के ऊपर देखेंगे तो। और इस एंगल को नोट कर लिया क्योंकि हमने प्लेनेट को भी अच्छे से देख लिया, हमने सन को भी अच्छे से देख लिया, और इस एंगल को नोट कर लिया और एप्सिलॉन एंगल का नाम दे दिया हमने। कितना दे दिया, एप्सिलॉन। क्लियर है। अब हम क्या कहेंगे भाई, हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई, ट्रायंगल प्लेनेट सन अर्थ। बोलो हो गई कि नहीं, बोलो हो गई कि नहीं, PSE। अगर इसके अंदर हमने ये निकालना है तो भाई देखो ये बेस हो गया PE, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो साइन आएगा ना, तो साइन E इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है RPS अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास है RES। मतलब अगर RPS निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RES मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ एप्सिलॉन। भाई ये वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, या साइन ऑफ E कह सकते हो। क्लियर है। अब RES हमें मालूम है तो क्या हो जाएगा भाई, RPS इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ E। बोलो हो जाएगा कि
कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो ये हमारे पास हमने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। मेरी बात समझ गए। तो किसी दूसरे प्लैनेट और सन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो कौन से मेथड का यूज करेंगे, कोपरनिकस मेथड का यूज करेंगे। एक हमारे पास जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि एक रिफ्लेक्शन मेथड है, रिफ्लेक्शन के अंदर साउंड मेथड आता है कि साउंड या फिर लाइट, क्या होता है कि लाइट मूव कर रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, इसका मतलब है कि वो डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसी तरह रडार मेथड होता है, सेम प्रोसेस होता है उसके अंदर भी, ठीक है। तो मैं आपको रिफ्लेक्शन मेथड बता देता हूँ एक बार। रिफ्लेक्शन मेथड, बहुत सारे मेथड हैं तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है भाई, जैसे कि मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि भाई एक कोई भी, या आपने 9th क्लास में सोनार सिस्टम पढ़ा होगा, सोनार मेथड पढ़ा होगा, रडार मेथड पढ़ा होगा, लेज़र मेथड पढ़ा होगा, ये सारे एक ही जैसे हैं। इक्को मेथड पढ़ा होगा। इनमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी साउंड है, साउंड v वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, आगे टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर वहीं आ जाती है। मतलब इसके जाने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करी वो s थी, आने की जो डिस्टेंस है वो क्या है, s है। और टाइम पीरियड हम नोट कर लेंगे, लेट हम कह देंगे t बी द टाइम टेकन टू ट्रैवल साउंड फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। मतलब हमने सोर्स से इसको इजेक्ट किया था, वहाँ से लेकर और रिसीव करने तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, t है। तो हमने क्या कह दिया भाई, v वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई 2s अपॉन t। मतलब हम क्या कह सकते हैं भाई, v मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू 2s। तो हमने तो डिस्टेंस बतानी है, तो क्या हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाई टी बाई 2। यही फॉर्मूला सभी में सेम आएगा। जैसे कि आप लेज़र मेथड की बात करोगे तो लेज़र के अंदर लाइट आएगी, तो उसमें यहाँ तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, वहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी भाई, ठीक है ना। लेज़र मेथड के अंदर, रडार के अंदर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगी। मेरी बात समझ गए। तो ये सब सभी के अंदर, लेज़र मेथड के अंदर, रडार के अंदर, रडार जो मेथड है उसके अंदर, या फिर आपके पास सोनार मेथड है, सभी के अंदर सेम फॉर्मूला होगा, s इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम बाई 2। ये प्रोसेस लगेगा। क्लियर है। तो ये हमने आपको डिस्टेंस मेजरमेंट के इनडायरेक्ट मेथड आपसे बताए थे। क्या बताए थे, डिस्टेंस मेजरमेंट के इनडायरेक्ट मेथड, जो कि आपको आने चाहिए। एक मैं आपको और बता देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए सुपीरियर प्लैनेट। ये मेथड जो होता है ये केपलर्स लॉ से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है भाई, केपलर्स लॉ से। ये और मैं बता देता हूँ जो कि ज़रूरी है, लास्ट है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए सुपीरियर प्लैनेट, इसमें आपने केपलर्स लॉ पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूँ बाई केपलर्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, थर्ड लॉ कहता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये बात हमेशा याद रखनी है। मीन्स ये तो है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, याद रखना। और ये हमारे पास होता है सेमी मेजर एक्सिस। मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए ये सन है, कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो जो ये सेमी मेजर एक्सिस है ना, सेमी मेजर मतलब जो बड़ी वाली एक्सिस है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये माइनर एक्सिस है जो छोटी होती है, तो बड़ी वाली है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये हमारे पास आर है। मेरी बात समझ गए। तो इसके अंदर क्या कहता है कि जो हमारे पास डिस्टेंस हमने निकालनी है किसी भी प्लैनेट की,
मतलब इससे हम क्या करते हैं, प्लैनेट और सन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। किसी भी प्लैनेट और सन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट की जाती है। तो इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग लोकेशन के ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे T1 और T2 पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन दो अलग अलग प्लैनेट्स का ले लेते हैं। हमें पता है अर्थ का तो हमें मालूम है, जैसे कि हमने क्या कहा भाई, ये सन है, ठीक है, ये तो अर्थ रिवोल्व कर रही है और ये कोई दूसरा प्लैनेट रिवोल्व कर रहा है। मेरी बात समझ गए। तो हमने क्या कहा भाई, इसकी मेजर एक्सिस तो R1 है और इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, अर्थ का T1 हो गया। दूसरे वाले की सेमी मेजर एक्सिस क्या है भाई, R2 है, पर इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, T2। फॉर्मूला तो ये सभी में लगेगा, तो हम क्या कह देंगे, T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब। इसी तरह T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R2 क्यूब। अब आप एक बात बताइए, T2 मालूम नहीं है ना, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, T2 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R1 रेज टू पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। बोलो अब देखो, T1 किसके लिए था, T1 टाइम पीरियड ऑफ अर्थ ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये तो हमें मालूम है। अर्थ की सेमी मेजर एक्सिस भी हमें मालूम है, R1 भी मालूम है, R2 भी हमें मालूम है। तो क्या हो जाएगा, T1 ये T2 आ गया। यहाँ से अगर हमें क्या निकालना है, R2 निकालना है, तो हम इसको पलट जाएंगे, R2 को यहाँ पर ले लेंगे, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, T2 अपॉन T1, इन दोनों का तो होल स्क्वायर है, और पावर 2/3 इंटू R1, ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि आप कर सकते हो। मेरी बात समझ गए। अब ध्यान से देखिए, ये हमने आपसे काफ़ी सारे मेथड्स आपसे बताए हैं, ये सारे मेथड्स आपने पढ़ने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगली क्लास में हम और इनसे अलग टॉपिक्स जो हैं, ये मेथड्स तो मैं करवा चुका हूँ, अब मैंने आपसे इनकी प्रैक्टिकल यूनिट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड करा दिए हैं। तो अगली क्लास में हम एरर पढ़ेंगे, और एरर पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, जो कि हम एक्सपेरिमेंटल आपको कराएंगे, स्क्रू गेज, वर्नियर स्केल, इन सब के बारे में हम आपको कराएंगे। थैंक यू।